ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया गया था। देखो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर जो मकान होते थे, इन मकानों की अगर बात की जाए तो मकानों में हमें सीढ़ियां मिलती हैं। अब सीढ़ियां इन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए तो बनाई नहीं होंगी, यानी अगर सीढ़ियां मिलती हैं यानी मकान एक मंजिला नहीं बल्कि दो दो मंजिला भी हुआ करते होंगे। तभी इन्होंने ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगवाई, मतलब सीढ़ियां लगवाई। और इस तरीके से सीढ़ियां भी यहां पर हमें देखने को मिलती, यानी कि ये लोग सीढ़ी बनाना भी जानते थे। यानी इनको सीढ़ी बनाना भी आती थी जिससे कि वो एक मकान पर दूसरी छत डाल सके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो पॉइंट है क्या है। सबसे पहले घरों के दरवाजे और खिड़कियां होंगे, घर के अंदर दरवाजे और खिड़कियां। ये जो दरवाजे और खिड़कियां हैं मेन रोड की ओर ना खुलकर, ये दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वो गलियों में खिला करती थी, यानी के खुला करती थी। यानी के दरवाजे और खिड़कियां कहां खुला करती थी? गलियों में। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के हर नगरों में मकान के दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड की ओर नहीं खुलते हुए कहां खुलेंगी? गलियों में खुलेंगी। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है जो गुजरात में स्थित है, वही इसका एक अपवाद है, क्योंकि यहां पर दरवाजे और खिड़कियां गलियों में ना खुलते हुए मेन रोड की ओर खुलते थे। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड की ओर खुलती थी? तो वो है लोथल। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि दरवाजे और खिड़कियां कहां खुलते थे? तो दरवाजे और खिड़कियां जो हैं गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल में मेन रोड पर खुलते थे। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो ये एक मेन रोड है, ये आपको मेन रोड दिख रही होगी, ये पुष्पन जा रहा है, ये मेन रोड है। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर क्या है। ये मेन रोड है, ये देखो मकान बने हुए हैं, इन्हीं मकानों के बाहर ये देखो नालियां बनी हैं, ये पूरा पानी इन नालियों में आएगा। ठीक। अब यहाँ पे जो दरवाजे और खिड़कियां देखो, यहां पर कहीं भी दरवाजे खिड़की दिख रहे हैं? कहीं भी दरवाजे खिड़की नहीं दिखेंगे। दरवाजे और खिड़कियां गलियों में बने हैं, ये गलियों में। समझ गए बात को? जब तुम मोहनजोदाड़ो मूवी देखोगे या फिर अभी हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा तो जाके वो मूवी देखना, तो उसमें भी जब ऋतिक रोशन अंदर इंटर होता है तो वो भी ये देखता है कि मकान जो है वो सीधे ऐसे बने हुए, वो मकानों के बीच में चल रहा है, लेकिन दरवाजे खिड़कियां नहीं है मकानों में, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां सब गलियों में। इसलिए जब सिंधु नदी के बाढ़ की वजह से मोहनजोदाड़ो डूबने वाला होता है, तब सबको बाहर निकालने के लिए लोग गलियों में घुसते हैं, क्योंकि गलियों से सबको बाहर निकालना है, क्योंकि मेन रोड पर तो दरवाजे खिड़कियां है ही नहीं। ठीक। दो मंजिला तक भी मकान दिखाए गए हैं इसमें। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? अगला, घरों का जो भी पानी बहकर सड़कों पर आता था, उन सड़कों पर आने के लिए मोरियां बनाई गई थी, यानी कि घर के बाहर आज भी मोरियां होती हैं और उन मोरियों को बनाया जाता था, और इसमें से बदबू ना आए इसलिए इसे ईंट और पत्थर की सिल्लियों से ढक दिया जाता था। और इस तरह उन्होंने इन घरों के निकलने वाले पानी को भरे घर की नालियों से होता हुआ मेन नाली तक आता था, और मेन नाली से होता हुआ यह शहर के बाहर डिस्पोज कर दिया जाता। समझे बात को? और इस तरह यहां पर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने स्वच्छता पर तो ध्यान रखा ही रखा, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा अपने शहर को साफ रखने पर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। यहां पर जो मेटल यूज किया गया है वो है ब्रॉन्ज, यानी कांसा। और कांसा इस सभ्यता के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे मेन धातु है, और इस तरह इसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ब्रॉन्ज
एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज की बात की जाए यानी कि कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसलिए स्वास्थ्य और सफाई पर इतना ध्यान इन्होंने दिया है जितना हड़प्पा संस्कृति के अलावा और किसी भी लोगों ने नहीं दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ गए सब लोग? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो अपने रहने के लिए आरामदायक चीज देखते थे, वो ज्यादा भव्यता को बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में यकीन नहीं करते थे। अगर हम देखें तो यहां पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ नगर पाए गए हैं। जैसे इस ब्रॉन्ज एज में दूसरी सभ्यता ने इतना महत्व नहीं दिया है। अगर यहां पर देखें तो कई नगर पाए गए हैं। जैसे पहला नगर जो खोजा गया था वो क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा के अलावा दूसरा नगर कौन सा खोजा गया? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के आगे चानुदड़ो। चानुदड़ो के आगे लोथल। लोथल के अलावा कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। ये 7 बड़े बड़े नगर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नगर हैं, लेकिन 7 बड़े बड़े नगर हैं। हमें इन नगरों के बारे में पढ़ना है। समझ में आई बात? आखिर इन नगरों में क्या था, किस नदियों के किनारे थे, कैसे थे, और इन नगरों की क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। ये एक चार्ट बना हुआ है, इसी चार्ट में वो सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 3 मार्कर वो 2 मार्कर आएगा तो भी तुम इसमें से कर सकते हो। जैसे हम एक एक नगर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज होगी 1921 में। हाँ भैया, जॉन मार्शल करवाएंगे। ठीक है, किसको बुलाएंगे? दयाराम साहनी को। कहां पर है वर्तमान में ये? पाकिस्तान के सहीवाल यानी पंजाब वाले इलाके में स्थित है ये हड़प्पा। और किस नदी के किनारे मिला है ये? रावी नदी के किनारे मिला है। किसने खोज निकाला इसको? दयाराम साहनी ने खोज निकाला। ठीक है। दूसरी सभ्यता में अगर हम बात करें तो यह पहला खोजा गया नगर है। ठीक। किले के बाहर हमें क्या मिल रहा है? अन्नागार। याद रखना, हर ग्रेनरी हाउस किले के अंदर होता था, लेकिन हड़प्पा में ग्रेनरी हाउस किले के बाहर दिखाया गया है। इसके अलावा कई मुद्राएं मिली हैं। इसके अलावा यहां पर यह हटा देना, कांस्य नर्तकी की लड़की है ना, ये मोहनजोदाड़ो में मिली है, इसको काट देना। ठीक है, और इसको भी काट देना। तो सिर्फ 3 चीजें याद रखना। पहला खोजा गया नगर दुर्ग से बाहर है, और यहां पर बहुत सारी मुद्राएं मिली है। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरा नगर जो है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कब खोजा गया? 1922 में, 1 साल बाद ही खोज लिया। किससे खोजा? मतलब कहां पर खोजा गया? ये भी पाकिस्तान में खोजा गया। पाकिस्तान की लॉटरी निकल गई, लेकिन तब तो पाकिस्तान बना नहीं था, और बेचारे उनको खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, वो इनका क्या संरक्षण करेंगे? तो बेचारे वो तो यूनेस्को साइट में शामिल है, इसलिए थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लिया, वरना यहीं की ईंट निकाल के वो अपने लाहौर और कराची में लगा रहे होते। तो पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में है, और किस नदी के किनारे था? मोहनजोदाड़ो। देखो 3 चीजें याद रखना। पहली चीज, कहां पर है? दूसरा, किस नदी पर है? तीसरा, किसने खोजा? इंपॉर्टेंस तो याद करना ही करना है। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर बना हुआ है, पाकिस्तान में स्थित है, और इसे खोजेंगे राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो के बारे में कि अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन के सबसे बड़े नगर की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदाड़ो। कहा जाता है कि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा, वो अपने आप में बहुत विशाल नगर था, लेकिन शायद हड़प्पा में व्यापार कमजोर पड़ने की वजह से लोगों ने हड़प्पा को छोड़कर मोहनजोदाड़ो को अपना लिया, और इस तरह लोगों की संख्या मोहनजोदाड़ो में ज्यादा बढ़ गई, और इस तरह देखते देखते मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से भी बड़ा नगर बन गया। ठीक है,
जब तुम मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखोगे तो उसमें ये दिखाते भी हैं वो कि ऋतिक रोशन हड़प्पा में रहता है, लेकिन वो व्यापार करने के लिए मोहनजोदाड़ो जाता है। ठीक। तो सिंधु नदी पर है, किसने खोज करी? राखलदास। तो भैया सबसे बड़ा नगर, यहीं पर हमें ग्रेट बाथ मिला है, यहीं पर हमें सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली है, यहीं पर पुरोहित यानी कि राजा की एक मूर्ति मिली है, और ये पुरोहित और राजा की जो मूर्ति मिली है ये पत्थर की बनी हुई है। याद रखना, पत्थर की बनी हुई है। ये पुरोहित की दाढ़ी वाले बाबा हैं एक यहां पर जिनकी मूर्ति मिली है। आजकल के लड़के लोग बहुत दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, ठीक है, नहीं भी आ रही तो जबरदस्ती खींच खींच के बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहीं पे चोटी बांध लेते हैं वो, क्यों? तो दाढ़ी वाले बाबा हमें कहां से मिले? मोहनजोदाड़ो से, है ना, ये भी पत्थर की मूर्ति है। यहां पर कुएं मिले हैं, जो कि अपने अपने घरों में कुएं होते थे यहां पर, और यहां पर जल की निकासी भी उत्तम होती थी। और यहीं पर हमें मिले हैं पशुपति की मूर्ति, और इस तरह पशुपति की एक मूर्ति मिली है जो कि एक योगी के रूप में मिली है, जो कि एक ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके एक तरफ बाईं ओर बाघ और हाथी है, और राइट हैंड की तरफ गेंडा और सांड यानी बेल है, और नीचे दो हिरण बैठे हुए हैं। ये मूर्ति अभी हम देखेंगे, आएगी अभी, ठीक है। तो याद रखना पशुपति की मूर्ति भी हमें कहां से मिलेगी? मोहनजोदाड़ो से। ये जो पशुपति की मूर्ति मिली है, इस पशुपति को मूर्ति को जॉन मार्शल ने शिव कहा, और इस तरीके से भगवान शिव के सबसे प्राचीन एविडेंस हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं कि भगवान शिव का अस्तित्व रहा होगा। इससे सबसे प्राचीन देवता कौन माने जाते हैं? अब शिव माने जाते हैं, ठीक। लोथल, लोथल की बात की जाए तो 1957 में लोथल को भी खोज लिया गया। लोथल की अगर बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है, भारत के। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। किसने खोज निकाला? तो एस आर राव ने खोज निकाला। किससे खोज निकाला? एस आर राव ने खोज निकाला। और ये लोथल जो गुजरात का में स्थित हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक पोर्ट है, ये गुजरात में स्थित एक ऐसा पोर्ट है जहां से होकर जहाज आते थे, और जहाज से लोग अपना माल यहां पर उतारते थे लोथल में, और इस तरह लोथल में लोग अपना माल उतारकर हड़प्पा सिविलाइजेशन के नगरों तक पहुंचाते थे। यानी लोथल जो है वो एक तरह से एक पोर्ट था जो एक सिविलाइजेशन को दूसरे सिविलाइजेशन से कनेक्ट करता था। यानी मेसोपोटामिया के लोग लोथल से ही व्यापार किया करते थे, और हम लोग भी लोथल से व्यापार किया करते थे। इसलिए लोथल हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक डाक यार्ड यानी कि एक गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा का मतलब है पोर्ट, एयरपोर्ट मत कर देना, ठीक है। यहां से हमें चावल भी मिले हैं, यहां से हमें फायर पिट भी मिली है यानी अग्नि वेदिका मिली है, जिससे यह पता चलता है कि ईंटों को यहां पर पकाया जाता होगा, और पकाकर लोग मकान बनाते होंगे, इसलिए हमें बहुत फायर पिट मिले हैं। यहां पर हमें कई प्रकार के डिजाइन के बर्तन यानी मध्यभांड मिले हैं, और यहां पर हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री यानी मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाना यानी कि यहां पर लोग ताबीज बनाते होंगे। मनके इकट्ठे किए, धागे में पिराया, और धागे में पिरो कर हाथ में, गले में, फिर हाथ में बांधते होंगे। और ये मनके बांधने का फैशन आजकल तुम लोग देखते होगे, लड़के लोग हाथ पैर में बहुत सारी चीजें बांध लेते हैं, हाथ में बहुत सारे वो बांध के घूमते ना, एसेसरीज की दुकान लेके घूमते खुद अपने आप को, हैं? मैं ताबीज की बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी एसेसरीज पहन के घूमते हैं आजकल लड़के लोग भी, घूमते कि नहीं घूमते? वो कौन सी एक मूवी देख देख के आजकल पागलट हो जा रहे हैं वो लोग, जेनजी,
जेंजी हो ना तुम लोग? तो क्या हो, जेंजी नहीं हो? हाँ हम तो नहीं है, पर ये तो जेंजी है ना। नई फसलें। अब भूमि रो रो के मर गए, देखो आई नहीं आज वो। तो मन के बनाने का कारखाना यानी कि बीट मेकिंग फैक्ट्री मिली है, यानी कि इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताबीज बनाते होंगे। अगर ताबीज बनाते होंगे यानी ये भूत प्रेत में विश्वास करते होंगे। यानी भूत प्रेत इस समय होते होंगे। तो भगवान भी हैं तो भूत प्रेतों ने भी एंट्री मान ली होगी। तो यहां के लोग डरते होंगे और इस डर से बचने के लिए ये लोग ताबीज बांधते होंगे, और ताबीज बनाने के लिए ये मन के बनाते होंगे। तो याद रखना, मन के बनाने की फैक्ट्री हमें कहां से मिल रही है? लोथल से मिल रही है। फायर पिट हमें कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, लोथल एक पोर्ट है, याद रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक बंदरगाह है। यहां पर लोग व्यापार करते थे। यदि व्यापार करेंगे तो देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कई आ जाते हैं। अगर व्यापार करेंगे तो विदेशियों की बस्तियां यहां पर दिखाई देंगी। विदेशियों की बस्ती दिखाई देंगी तो विदेशी मुद्राएं यहां दिखाई देंगी। विदेशी मुद्राएं यहां पर दिखाई देंगी तो यहां पर जो है वो एक साथ तीन लोगों के दफनाने के एविडेंस भी हमें यहां पर मिलते हैं कि शायद तीन लोग, दो लोगों को एक साथ दफनाया भी यहां पर गया था। कालीबंगा, बोले चूड़ियां। कालीबंगा का नाम चूड़ियों के नाम पर रखा गया है, और 1953 में इसकी खोज राजस्थान में घग्गर नदी पर घोष के द्वारा की गई थी। और घोष ने यहां पर जो खोजा वो ये बताने का प्रयास किया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, और हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत मिलते हैं। यानी ये इस बात को बताते हैं कि यहां के लोग खेती किया करते थे, खेतों को जोता गया था। यहां पर भी हमें फायर पिट मिल रहा है। तो याद रखना, लोथल के अलावा फायर पिट हमें कहां से मिलेगा? तो दोनों को एक साथ लिख लेना, फायर पिट, कालीबंगा प्लस लोथल। दूसरा, यहीं पर हमें अर्थक्विक के प्रमाण मिलते हैं, भूकंप के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा में कि यहां पर अर्थक्विक आया होगा। और यहीं पर हमें मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, इसलिए कालीबंगा का अर्थ लगाया गया है काले रंग की चूड़ियां। क्या लगाया गया है इसका अर्थ? काले रंग की चूड़ियां। और इस तरह काले रंग की चूड़ियों की वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। राजस्थान है, इसलिए यहां पर हमें सबसे पहले ऊंट के एविडेंस मिलेंगे। ऊंट कहां मिला है? कालीबंगा से। यहां पर अनाज उगाया जाता था, इसलिए जुते हुए खेत मिले हैं। यहां पर अर्थक्वेक आया होगा, इसलिए हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं पर कालीबंगा में हमें ऊंट के एविडेंस भी मिले। फायर पिट भी मिला यहां पर। चानूदड़ो, चानूदड़ो की भी खोज की गई, और अगला नगर 1931 में चानूदड़ो खोजा गया। यह भी पाकिस्तान के कहां स्थित है? सिंध वाले इलाके में स्थित है। इसकी भी खोज किसने की थी? एम जी मजुमदार ने। मुझे क्वेश्चन लगे चाहिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के। समझ गए बात को? क्वेश्चंस लगा के देखो कितने बन रहे तुम लोगों से। एम जी मजुमदार, इनका मानना है कि भैया चानूदड़ो में जो किला है उसको बाउंड्री वॉल नहीं किया गया था, यानी किला चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं था। यहां पर बीट मेकिंग फैक्ट्री मिल रही है भैया, बीट मेकिंग फैक्ट्री मिल रही है, यानी कि लोथल के अलावा हमें कहां से मिल रही है? चानूदड़ो। तो यहां भी लिख लेना, चानूदड़ो प्लस लोथल, बीट मेकिंग फैक्ट्री, कालीबंगा प्लस लोथल, फायर पिट। समझ गए? समझ गए? दोनों जगह का नाम लिखना, क्या मिला है? अग्निवेदिका मिली। क्लियर है? क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। चानूदड़ो से हमें एक और चीज मिलती है, यहां पर हमें बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते के पद चिन्ह मिलते हैं। इसको याद रखना। बिल्ली का पीछा करते हुए, लिख लेना, लिखा नहीं है इसमें तो, बिल्ली का पीछा करते हुए हमें कुत्ते के पद चिन्ह कहां से मिलेंगे? शानूदड़ों से मिलेंगे। कुत्ते पीछा कर रहे हैं बिल्ली का, तो बिल्ली का पीछा करते हुए, अब सनी देओल का डायलॉग याद आ गया था मुझे। ठीक है। दूसरा, यहां से महिलाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली लिपस्टिक के प्रमाण मिले। तो आजकल तो लड़के भी लगा लेते हैं, तुम कहां लगे हुए हो? हैं? वो जितने हीरो वीरो आते, तुम लोग क्या सोचते हो? वो तो तुम्हारे मोबाइल में आजकल आ गए हैं, वो 3 प्रकार के फिल्टर आ गए, लगा के काला भी गोरा दिखाई देता उसमें। हैं? एक दिन मैंने देखा, मैं सोचा मैं इतना स्मार्ट कैसे दिखने लगा। एक चाय पिला देने लोगों को ना, ठीक, पिला देना। हाँ, ठीक है। तो लिपस्टिक के भी प्रमाण हमें कहां से मिल रहे हैं? चानूदड़ों से। याद रखना, कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे करने के प्रमाण भी कहां से मिल रहे हैं? चानूदड़ों से मिल रहे हैं। बनावली, बनावली 1973 में खोजा गया था, यह भी हरियाणा में मिला है, और सरस्वती नदी के किनारे है। आर.एस. विष्ट ने इसकी खोज की थी। यहां पर भी हमें तांबे के औजार मिले हैं, जो फसल उगाई जाती थी इसके मिले हैं, रसोई घर मिला है ना, बहुत सारी चीजें मिली हैं। धोलावीरा, धोलावीरा 1967 में खोजा गया था, गुजरात के कच्छ वाले रण में स्थित है। धोलावीरा जो है वो एक नदी के किनारे नहीं था, यानी भोगवा नदी के किनारे, कई लोग इसको मान लेते, मतलब दूसरी नदियों के किनारे इसको मान लेते हैं। जेपी जोशी और आर.एस. विष्ट ने इसकी खोज की थी। लेकिन धोलावीरा की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो ये कि हर नगर कितने पार्ट में डिवाइड है? 2। ये भाई साहब अलग ही चल रहे हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। धोलावीरा कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। दूसरा, यहां पे वाटर मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है। यहां पे घिस घिस के फर्श को साफ किया जाता होगा, यानी यहां पर फर्श को बहुत ही सफाई से रखा गया होगा। यहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना प्यारे तरीके से बनाया गया है कि पूरे शहर का पानी नलियों नालियों के द्वारा बाहर निकल जाता था। और इस तरह अन्य हड़प्पा सभ्यताओं की साइड में हमें इतना परफेक्शन नहीं मिलता जितना परफेक्शन हमें धोलावीरा में मिलता है। और यहीं पर हमें एक साइन बोर्ड मिला है, याद है मैंने बताया था, जिसमें 10 अक्षर लिखे गए हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, है ना। राखीगढ़ी 1997 में हरियाणा में भी द्वादशी नदी पर खोजा गया था। राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ ने खोजा था। जिस तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो है, वैसे भारत का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। और ऑल ओवर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है। हड़प्पा काल का ये स्थल जो है ये भी अपने वाटर सिस्टम की वजह से जाना जाता है। सुरकोटदा 1971 में गुजरात में स्थित सुरकोटदा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। यहीं से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में आया है कि घोड़े के अस्थि पंजर हमें किस साइड से मिले हैं? तो घोड़े के अस्थि पंजर हमें सुरकोटदा से मिले हैं। अब प्रश्न आता है, क्या हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित थे? तो आंसर में होगा हां, परिचित थे। हाय हेलो हाउ आर यू था उनका घोड़ों के साथ। लेकिन घोड़ों का वो यूज नहीं करते थे, वो बैलों का यूज करते थे। घोड़े तो उनकी नजर में थे, लेकिन घोड़े का वो इंपॉर्टेंस नहीं जानते थे कि घोड़ा दौड़ता है बहुत तेज। वो शायद सोचते होंगे दौड़ता होगा, ऐसे दौड़ने दो। तो मूवी में एक बार ये सीन दिखाया गया है कि ऋतिक रोशन भाई साहब खड़े हुए हैं और सामने से घोड़ा आ रहा है।
घोड़े को देखकर ऋतिक रोशन सोचा, अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर आ गया, और ये जानवर विदेश से आ रहा है, ऐसा उसका दोस्त बताता है। और फिर उसका दोस्त बताता है कि ये जानवर बहुत तेज दौड़ता है और इसका नाम है रफ्तार। वो क्या बोलता है घोड़े को? रफ्तार। बाद में वो हीरोइन को बचाएगा भी घोड़े से, क्योंकि घोड़े को वो उस तरीके से प्रेजेंट करेगा, फिर कंट्रोल, वो पिक्चर वाली बात है, कोई हीरोइन फिरोइन थोड़ी होगी उसमें। समझ गए बात को? तो उस समय जो घोड़ा था, उस घोड़े से ये परिचित थे, लेकिन घोड़े का यूज करना ये जानते नहीं थे। इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में घोड़े के हड्डियां मिली हैं, और वो हड्डियां हमें कहां से मिली हैं? सुरकोटदा से मिली है। क्लियर है? कूट कूट के घोड़े की हड्डियां डाली गई यहां पर। समझ गए? कोटदीजी 1953 में पाकिस्तान में कोटदीजी यानी सिंधु नदी के आसपास इसे फजल अहमद खान के द्वारा छोड़ा गया था। यह भी एक स्थल है जहां पर हमें कई सारे मिट्टी के बर्तन वगैरह किले को बाउंड्री वॉल करके रखा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस आधार पर तुम्हें ये क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ठीक, याद रखना। अब एक क्वेश्चन है जो तुम्हें ढूंढ के लाना है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना? ढूंढ के लाना है। क्वेश्चन ढूंढना है कि चालाक लोमड़ी के एविडेंस कहां से मिलते हैं। चालाक लोमड़ी याद आई? चालाक लोमड़ी का चिन्ह चिन्ह देखा? वो एक लोमड़ी वो जीभ बाहर निकाल के ऊपर की तरफ देख रही है, देखा है चालाक लोमड़ी को? पंचदंत की जितने कथाएं पढ़ी होगी उसमें देखा होगा। कहा? ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिख लेना। ढूंढोगे क्या तुम, टाइम वेस्ट करोगे? छोड़ो। चालाक लोमड़ी के एविडेंस हमें लोथल से मिलेंगे, और कुत्ते का पीछा करते हुए, नहीं कुत्ता नहीं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह हमें चानूदड़ों से मिलेंगे। आज भी कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। बिल्ली आ जाए घर में, नहीं तो जहां कुत्ता होता वहां बिल्ली नहीं होती ना, डरती है ना बिल्ली। चलो, अब हम हड़प्पा सभ्यता के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो अनुमान ये लगाया जाता है कि यहां पे कोई राजा फाजा टाइप का कोई चीज नहीं होती होगी। किंग नाम का कोई फंडा ही नहीं है यहां पर, क्योंकि अगर राजा होता तो व्यवस्थित आर्मी होती, राजा होता तो उसके लिए रहने के लिए किले महल बने होते, पर ऐसा कोई भी एविडेंस हमें मिलता नहीं है। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो व्यापार किया करते थे, इसलिए संभवतः व्यापारियों ने ही अपना गुट बनाया होगा और वही यहां पर शासन करते होंगे। मूवी में भी राजा महाराजा नहीं दिखाया गया, बल्कि व्यापारियों के ही प्रमुख में से एक को हेड बनाया गया था, जिसको प्रधान कहते थे। क्लियर है? तो यहां पर राजा फाजा नहीं होता था, बल्कि व्यापारियों का यहां पे शासन रहा होगा। स्टुअर्ट पिगार्ड भाई साहब जो हैं, इन पिगार्ड भाई साहब ने कहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की डबल कैपिटल हुआ करती होंगी। एक समय जब हड़प्पा कैपिटल बना तो मोहनजोदाड़ो बन रहा होगा, और जब मोहनजोदाड़ो कमजोर हुआ, वो हड़प्पा कमजोर हुआ, तो मोहनजोदाड़ो कैपिटल बना होगा। इसलिए स्टुअर्ट पिगार्ड ने क्वेश्चन आया है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को डबल कैपिटल बताया है, जुड़वा राजधानी बताया है? तो किसने बताया है? पिगार्ड ने। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। यहां के लोग 3 वर्गों में विभाजित थे, यानी यहां पर वर्ण सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, और वर्ण सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था यानी कि इसका समाज अलग टाइप का होगा। यानी कुछ हाई सोसाइटी के लोग होंगे, उच्च वर्ग के लोग होंगे, विशिष्ट वर्ग के लोग होंगे जो ऊंचे टीले पे रहते होंगे। दूसरा, खुशहाल हैप्पी मिडिल क्लास फैमिली होगी, और हम सब क्या हैं? मिडिल क्लास फैमिली है। तो हमारे यहाँ ही और खुशियां होती हैं, हम लोग ही त्योहार मनाते हैं, हम लोग ही पूजा पाठ करते हैं, हम लोग ही हाई सोसाइटी और लोअर सोसाइटी दोनों एक जैसी होती है।
जितना हाई सोसाइटी में होता है उतना लोअर सोसाइटी में भी होता है। हम सब मिडिल सोसाइटी में थोड़ा सा मिडिल अपर हो जाएंगे या मिडिल लोअर हो जाएंगे, तो लेकिन सबके सब मिडिल सोसाइटी के हो जाएंगे। समझ गए? तीसरा वर्ण जो होता है वो कमजोर वर्ग होता है, जिससे ये लोग काम कराया करते होंगे, लेकिन हमें वर्ण सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। यहां पर सबसे ज्यादा नारी जो है यानी महिलाएं जो हैं उनकी मूर्तियां मिलती हैं। याद रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां मिली हैं? यानी ये इस बात को बताता है कि पुरुष इस समय नारी से डरता होगा, इसलिए डरा डरा कर उन्होंने अपनी मूर्तियां बनवाई होंगी। और इसलिए बहुत सारी मूर्तियां इन्होंने बनवा ली, क्योंकि उस समय कैमरा तो चलता नहीं था, तो उन्होंने बोला एक काम करो मेरी मूर्ति बना। तो मूर्तियां बनाई जाती होंगी। मूर्तियां बनाई जाती होंगी तो यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में महिलाओं की मूर्ति ज्यादा मिलने की वजह से यहां का समाज महिलाओं पर डिपेंड होता होगा, यहां पे महिलाओं का राज चलता होगा और महिलाएं ही यहां के समाज को कंट्रोल करती हों। महिला प्रधान होगा, और महिला प्रधान होगा इसलिए से मात्र सत्तात्मक विशेषण कहा गया है ना। मात्र सत्तात्मक टाइप का जो है इसमें बताया गया है कि महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा रहा होगा। तो याद रखना, महिलाएं इस समय सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, महिलाएं जो हैं इन्हीं का प्रभाव सबसे ज्यादा होता था। और महिलाओं का प्रभाव ज्यादा होने का, अब लिपि तो लिखी, जो बनाए गए हैं चित्र उनको तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, अब ऐसे चित्र हैं वो, अब इन चित्रों को पढ़ तो पाए नहीं है, तो जब पढ़ नहीं पाए हैं तो ये अनुमान लगाता है भैया ये महिलाएं होंगी, देखो ताला तलवार लेके चल रही हैं। समझ गए बात को? तो पुष्पेन ध्यान देना है ना। तो सही तो बोल रहा है वो। अब इकोनॉमी पे आते हैं हम लोग, आर्थिक व्यवस्था पर आते हैं। आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं कैसी होगी। अगर आर्थिक व्यवस्था में देखें तो ये पूरा समाज एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने की वजह से ये लोग व्यापार भी करते हैं, इंटरनल और आउटर दोनों तरह का व्यापार होता है। ये आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी किया करते थे। यानी हड़प्पा के लोग मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो के लोग लोथल से, लोथल के कालीबंगा से, कालीबंगा के धोलावीरा से, ऐसे व्यापार करते होंगे। और ये बाहर भी करते होंगे, मेसोपोटामिया चले जाते होंगे व्यापार करने, यानी विदेशों में भी व्यापार होता होगा। लोथल से चावल, रंगपुर से धान और मेहरगढ़ से हमें कपास मिला है, जो ये बताता है कि ये एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से करना जान चुके थे। सबसे पहले कपास की खेती इंडस सिविलाइजेशन में ही की गई थी, इसलिए यूनानी लोगों ने कपास को सिंडन कहा। सिंडन में से एस हट गया तो इंडन हो गया, इंडन में ई लगा दिया तो इंडिया हो गया। और इस तरीके से भारत का नाम यूनानियों ने कपास के नाम पर रखा है, और इस तरीके से कपास को सिंडन कहते रहे, और जो सिंडन आगे परिवर्तित होकर इंडिया बन गया। सिंडन का इंडन हो गया, सा में सा को ई कहने लगे, ये ई से इंडन हुआ और फिर आई लगा दिया और आई से हो गया इंडिया। तो याद रखना, भारत का नाम किस फसल के नाम पर पड़ा है? कपास के नाम पर पड़ा है। समझ में आई बात? तो याद रखना इस क्वेश्चन को। अनाज कर के रूप में वसूला जाता होगा, क्योंकि हमें नगरों में अन्नागार मिले हैं। अगर हमें गेंडी हाउस मिला है तो यह इस बात को बताता है कि यहां के लोग अनाज उगाते होंगे और अनाज टैक्स के रूप में पे करते होंगे। क्लियर है? पशु, यहां के लोग पशुओं को भी पालते थे, जो यहां पर महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। इनका प्रयोग या तो ट्रांसपोर्टेशन में या फिर कॉमर्स में या भोजन के लिए भी पशुओं को पाला जाता होगा, इसलिए हमें यहां पर पशुओं की भी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने शेर वेर पाल लिया होगा, उन पशुओं को पाला होगा जो पाले जा सकते होंगे। एक आदमी किसी ने शेर वेर पालने की कोशिश करी होगी, खुला छोड़ दिया होगा, उसने पूरे
कबीले को ही खा लिया होगा। यहां पर बहुत सारे पशु मिले हैं और पशुओं में भी सबसे फेवरेट है इनका कुबड़ वाला सांड। सबसे फेमस कौन सा है? जो सांड देखा है कुबड़ वाला, तो ऐसी चोको टाइप की मोहरें बनाया करते थे ये। इन चोको टाइप की मोहरों में ये पशुओं की आकृति बनाते थे। ये तो एक सींग वाला पशु है और ये देखो हड़प्पा लिपि लिखी है, पढ़ लो। तो याद रखना कुबड़ वाला सांड मिला है। घोड़े के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन हमें कुछ जगहों पे से घोड़े मिले। कहां से मिले घोड़े? सुरकोटदा से मिले। मुद्रा पर भी हमें घोड़ों का अंकन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि ये परिचित थे लेकिन यूज नहीं करते थे, इसलिए चित्र भी नहीं बनाए इन्होंने। गाय के प्रमाण मिले हैं परंतु इनकी मूर्तियों पर या बर्तनों पर चित्र नहीं बनाए गए गाय के। व्यापार वाणिज्य की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जीवन में व्यापार वाणिज्य को बहुत महत्व दिया। ये बाहर भी व्यापार करते थे, ये एक दूसरे के साथ भी व्यापार करते थे और अधिकांश नदियों के किनारे बसाए गए ये नगर, जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा इनको नदियों पर। और इस तरीके से जल और स्थल दोनों मार्गों से ये व्यापार कर पाएंगे। और इस तरह व्यापार करने के लिए इन्होंने नदियों का भी सहारा लिया, समुद्र का भी सहारा लिया और इन्होंने बीच सड़कों का भी सहारा लिया होगा। और इस तरीके से व्यापार वाणिज्य में भी इनका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग व्यापार जब करते थे तो व्यापार करने के साथ साथ ही यहाँ के नगरों ने मिडिल और वेस्टर्न एशिया के देशों के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे कर दिए थे और उनके साथ भी व्यापार करते थे। ईरान इराक के लोगों के साथ भी इनका व्यापार होता था, क्योंकि अफगानिस्तान से हमें दो चीजें मिली हैं जो यहां पर पाई गई हैं। एक है सिल्वर और एक है लाजवर्द मणि, यानी मणि जो अफगानिस्तान में मिलती थी वो हमें यहां मिली है। और याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चांदी वो कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। मणि कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। क्लियर है? यहां पर हमें कॉटन, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं और लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के बीच व्यापार करते होंगे। याद है मैंने मेसोपोटामिया बताया था कल, ईरान और इराक में एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, इसके साथ भी ये लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में अक्काड़ का एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ था जिसका नाम है सारगोन, जो कि 2350 बीसी में है। और ये अपने एक इंस्क्रिप्शन में दावा करता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो अलग अलग रूट से यहां व्यापार किया करते थे और व्यापार करते समय यहां पर वो कहता है कि कई लोग उसके यहां पर आकर अपना डेरा जमाते थे, जिसमें दिलमन, माकन और मेलुहा जैसे लोगों के जहाज आकर रुकते थे। मेलुहा कोई और नहीं बल्कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम है। तो याद रखना मेसोपोटामिया में हड़प्पा को क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया। क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है। यानी मेलुहा के लोग भी आकर यहां पर व्यापार किया करते थे। दिलमन की पहचान बहरीन से की गई है। किससे की गई है? बहरीन एक कंट्री है, उससे की गई है। यानी कि उन्होंने बताया कि बहरीन के लोग उसके यहां व्यापार करते थे। मकान की पहचान मकरान यानी बलूचिस्तान से की गई है और मेलुहा की पहचान किससे की गई है? हड़प्पा से की गई है। इस समय दिलमन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। बहरीन को क्या कहा गया है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखना। क्लियर है? इस समय और भी इंडस्ट्रियां हुआ करती होंगी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग, जैसे वस्त्र बनाना जानते थे ये। मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा में हमें ऐसे कई कॉटन मिले हैं। ये ब्रॉन्ज से यानी कांसे का प्रयोग करना जानते थे, ये तांबे का प्रयोग करना चाहते थे, जो खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था, बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से आता था, ये याद रखना। टीन, चांदी और मणि तीनों अफगानिस्तान से आ रही हैं।
याद रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाली जो चीज है वो ये है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। याद रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा क्या होता है ये नहीं जानते थे वो। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इस सबको जानते थे वो। यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर सबसे परिचित थे, पर किससे परिचित नहीं होंगे? आयरन से। बस ये क्वेश्चन याद रखना। चानुदड़ो और मोहनजोदाड़ो से हमें ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल मिली है, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये वो मूर्ति है जो कमर पर हाथ रखे हुए है, और जब वो मूवी एंड होगी तो वही मूर्ति पानी के अंदर जाती हुई दिखाई देगी तुम्हें। और इस तरह हमें याद रखना कि जो हमें मूर्ति मिल रही है वो मूर्ति कैसी है? ब्रॉन्ज की है। कैसी है? ब्रॉन्ज की। और कैसी है? डांसिंग मुद्रा में। किस मुद्रा में है? डांसिंग मुद्रा में। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं, है ना? इसको कल हम खत्म करेंगे और फिर आगे पोस्ट आगे देखेंगे। ठीक है, चलो। जय हिंद, जय